हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि हम लोगों ने 2012 से 2022 तक के जो प्रीवियस ईयर पेपर थे यूपी पीसीएस के, उसको जो है कि शुरू किया गया था। और उसमें ये आज लास्ट हमारा पेपर होगा। 2022 से लेके 2013 तक के कंप्लीट कर लिए गए हैं और आज हमारा 2012 का पेपर हो जाएगा। तो ये सीरीज़ भी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से हमने आगे संभावित जो प्रश्न हो सकते हैं यूपी पीसीएस में, एमपी पीसीएस, यूपीएससी, आरओ में, तो उन सभी संभावनाओं को भी आज खत्म कर लिया जाएगा कि जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारी चीज़ें इसमें डील हो जाएंगी। और साथ ही साथ दृष्टि आईएएस और ध्येय आईएएस के टेस्ट सीरीज भी जो है कि कराए जाना है चैनल पर, तो आप लोग उसे भी कंटिन्यू देखते रहिए। और घटना चक्र की भी कंप्लीटली जो है कि हर सब्जेक्ट की सीरीज़ और मैराथन डाली जाती है, तो आप लोग उसे भी देखते रहिए और इन्जॉय करिए और अपनी तैयारी को बेस्ट करिए। तो शुरू करते हैं हम लोग 2012 का, और ये आखिरी पेपर होगा। और एक और इन्फॉर्मेशन देनी है आगे बढ़ने से पहले, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वीडियो के नीचे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से लिंक आपको मिल जाएगा। तो और साथ ही साथ जो है कि अब जल्दी ही जो है कि हम लोग और भी चीज़ें प्रैक्टिस पेपर वगैरह रिवीजन करेंगे ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है 2012 का, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जूम। तो यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान दिया हुआ है। सूची फर्स्ट में हड़प्पा के स्थल हैं जो कि मांडा जो है कि आपका जम्मू कश्मीर में आता है। दायमाबाद की बात करेंगे तो दायमाबाद आपका महाराष्ट्र में आता है। और कालीबंगा और राखीगढ़ी, अब इन दोनों की बात है तो अब आप मिलान करिए जो है कि, तो कालीबंगा आपका हो जाएगा राजस्थान और राखीगढ़ी हो जाएगा आपका हरियाणा में। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कालीबंगा जो मैंने बताया वो हो जाएगा मांडा जम्मू कश्मीर, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान और हरियाणा में राखीगढ़ी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पे कुछ वैदिक नदियाँ हैं जो ऋग्वेद में सामान्यतः जानी जाती थी और उनके आधुनिक नाम की बात हो रही है। ठीक है, तो जैसे कि परुशड़ी नदी की बात करेंगे तो ये रावी हो जाएगी, कुभा की बात करेंगे तो ये काबुल हो जाएगी, सदानीरा की बात करेंगे तो ये गंडक हो जाएगी, और सतुद्री की बात करेंगे तो ये सतलज नदी हो जाएगी। तो ये इनके नाम थे जो आधुनिक नाम के रूप में कन्वर्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुभा जो है कि काबुल की नदी है, मतलब कि काबुल जगह नहीं बल्कि जो सिंधु नदी जो पाकिस्तान में जब जाती है तो उसकी ये सहायक नदी है वहाँ पे। परशुड़ी का आपने युद्ध भी सुना होगा, तो ये रावी नदी के तट पर हुआ। और सदानीरा गंडक को कहते हैं और सतुद्री सतलज को कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। तो जो फल्गु नदी निरंजना नदी की जो सहायक नदी होती है, तो फल्गु नदी के तट पे ही बोधगया स्थापित है, जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ऋषिपत्तनम की अगर हम बात करेंगे तो ऋषिपत्तनम में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध जी ने क्या दिया था, प्रथम उपदेश, जिसका नाम क्या था, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या नाम दिया गया था उस उपदेश को, धर्म चक्र प्रवर्तन। और साथ ही साथ इनका अंतिम रूप से कुशीनगर में, जो कि मल्लगढ़ राज्य में था, ये महाजनपद में भी काउंट होता है, तो कुशीनगर में जो है कि इनकी मृत्यु हो गई और वहाँ इनको जो है कि महापरिनिर्वाण जो है कि प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, महापरिनिर्वाण। और साथ ही साथ इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोधगया में हुआ था और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। तो बौद्ध पवित्र स्थल बोधगया, जहाँ महात्मा बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ, निरंजना नदी के तट पर। आधुनिक फल्गु नदी का ही पूर्व नाम निरंजना के नाम से जाना जाता है, और यह नदी दो छोटी धाराओं निरंजना और मोहना के मिलने के बाद बनती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कर्पूर मंजरी हर्ष, मालविकाग्नि मित्रम कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, सौंदरानंद अशोक। तो ये अश्वघोष हो गया। तो पहला ही वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि हर्ष के द्वारा कर्पूर मंजरी नहीं लिखी गई है, बल्कि एक जो कवि राजशेखर साहब थे, ये जो गुर्जर प्रतिहारों के दरबार में रहते थे, तो उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। बाकी 3 सही सुमेलित हैं। और अगले प्रश्न को देखते हैं, पुंड्रवर्धन भुक्ति, यह जो अवस्थित थी कहाँ पे, उत्तर बंगाल में। ये जो भुक्ति होता था एक तरीके से जिला होता था, और ये उत्तर बंगाल में स्थित थी। अगले प्रश्न को देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठा प्रश्न कह रहा है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण स्वतंत्रता दी, और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी किया था। तो कुलोत्तुंग प्रथम था। अब यहाँ पे आप राजेंद्र प्रथम या राजराज प्रथम मत करिएगा, क्योंकि इन्होंने श्रीलंका पर तो कब्जा किया था, इनको जो है कि स्वतंत्रता नहीं दी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुलोत्तुंग प्रथम के समय श्रीलंका के राजा जो थे वो विजय बाहु थे। इन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति इसकी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया, और उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार के साथ कर दिया।
तो प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? जैसे कंबन हो गए, कुट्टन हो गए, टिक्कन हो गए और नन्नन हो गए। तो कन्न, पुण्य, रन, इनको जो है कि आपने सुना होगा, तो साथ ही साथ आप इनको भी जानते होंगे, नन्नन और टिक्कन। तो इन्होंने ही जो है कि रामायण का, महाभारत का क्या किया, तेलुगु अनुवाद किया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य 11वीं शताब्दी में नन्नन के प्रारंभ में हुआ और 13वीं शताब्दी में टिक्कन द्वारा किया गया। फिर आगे चल के 14वीं शताब्दी में येरन के द्वारा पूरा किया गया। और ये तीनों तेलुगु कवि को कवित्रय कहा जाता है, यानी कि कवित्रय मतलब तीनों कवि बहुत ही महान हैं। तो इनको जो है कि रन, पुण्य, कन्न भी कह दिया जाता है कभी कभी। और 8वां प्रश्न है आपका, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो अशोक का जो समकालीन था वो मिस्र का तुरमय राजा था, जो कि सामान्यतः आप देख सकते हैं और भी कहाँ कहाँ के, जैसे तुरमय मिस्र का नरेश था, आंतियोक सीरियाई नरेश था, अत्तिकीनी मैसिडोनिया का था, मग एपिरस नरेश था और अलिक सुंदर ये सीरीन का नरेश था। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा संगम पश्चिमी तट पर स्थित था? निम्नलिखित में से जो उत्तर है उसको चुनिए। कोरकै, तोंडी, पुहार, मुसरी। तो आप देखेंगे कि तोंडी और मुसरी ये दोनों ही पश्चिमी तट पे थे। पश्चिमी तट का मतलब होता है ये गुजरात महाराष्ट्र वाला जो जोन होता है, इस तट पर स्थित है तोंडी और मुसरी। तो आइए आगे हम व्याख्या अगर पढ़ते हैं इसकी, तो आप देखेंगे एक अज्ञात ग्रीक नाविक ने अपनी पुस्तक में पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में विभिन्न बंदरगाहों की सूची दी है। इसमें नौरा, तोंडी, मुसरी, नेल्सिंडा, इनको पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित किया गया? तो अलाउद्दीन मसूद शाह। कौन था वो? अलाउद्दीन मसूद शाह, जिसके सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ। बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसीम थे और ये 1245 से 58 तक खलीफा भी थे। हालांकि इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा अल मुस्तनसीर का नाम उल्लिखित था, जो 1226 से 42 तक खलीफा रहे थे। अगला प्रश्न है 11 नंबर का, क्या कहा जा रहा है कि वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन था जिसको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो हरि विजय सूरी। ध्यान दीजिएगा, चंद्रप्रभा सूरी नहीं, हरि विजय सूरी। ये अकबर द्वारा जो है कि आचार्य हरि विजय सूरी को बहुत सम्मानित किया गया और इनको जगत गुरु की उपाधि से भी विभूषित किया गया था। फिर अगला प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे, यानी कि जहांगीर के शासनकाल से संबंधित थे? तो अबुल हसन साहब हो जाएंगे और मीर सैयद अली हो जाएंगे। मीर सैयद अली और अबुल हसन, सॉरी यहाँ पे मीर सैयद अली का नाम नहीं आना चाहिए, ये अकारिजा और अबुल हसन है दोस्तों यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं और भी लिस्ट है, जैसे अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, बिशन दास, अकारिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माधव, गोवर्धन, ये सभी के सभी जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में, तो उस समय मराठा का नेतृत्व ताराबाई जी के हाथ में था। आप यहाँ देखेंगे कि राजा राम 1689 से 1700 ईस्वी तक साहू के प्रतिनिधि के रूप में मराठों का नेतृत्व करता रहा। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व ताराबाई के हाथों में ही था। अगला प्रश्न 14, राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने जो है कि राजा की उपाधि इनको दी थी। और साथ ही साथ ये अकबर द्वितीय के प्रतिनिधि के रूप में 1830 में इंग्लैंड भी गए थे। 15 प्रश्न है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना की गई? अगर आप देखेंगे हिंदू कॉलेज की स्थापना 1917 में की गई थी। फिर दिल्ली कॉलेज की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो देखें यहाँ पे लिखा है, आइए, राजा राम मोहन राय एक आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में थे और उन्होंने 1817 में डेविड हेयर के साथ सहयोग करके कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। वहीं मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में अजमेर में हुई और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में अलीगढ़ में हुई और यही आगे चल के 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में कन्वर्ट हो गई और दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी? तो लड़कियों के लिए 14 वर्ष थी और लड़कों के लिए 18 वर्ष। और ये जो शारदा अधिनियम है इसको 1929 में पारित किया गया था, जिसमें नाम था डॉक्टर हरविलास शारदा जी के द्वारा ही। तो इनके द्वारा बाल विवाह को निषेध किया गया था और 14 वर्ष की न्यूनतम सीमा लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी।
अगला प्रश्न यहाँ पे कुछ समाचार पत्र हैं और इनकी भाषा भी लिखी गई है कि ये किन भाषाओं में जो है कि प्रकाशित होते थे, जैसे भारत मित्र, राष्ट्रमित्र और प्रजामित्र और नायक। तो आइए हम इसकी व्याख्या को देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भारत मित्र है ये हिंदी में था, राष्ट्रमित्र मराठी में, प्रजामित्र गुजराती में और नायक बंगाली में। 18वां प्रश्न, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो इसका जो गठन हो रहा था वो 1600 ईस्वी में हो रहा था और इस समय भारत में अकबर का शासन था। तो किसका शासन था भारत में? अकबर का शासन था। यहाँ पे आप देखेंगे कि 1599 में लंदन के कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया और इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की गई थी। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का आशय 1599 में एक कंपनी का गठन किया और इसका नाम जो रखा था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ द लंदन एंड ट्रेडिंग, और साथ ही साथ ईस्ट इंडीज़ रखा था। इस दौरान भारत में जो शासक चल रहा था वो 1556 से 1605 अकबर का शासन था। 19 प्रश्न है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जिन्होंने 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो मोतीलाल नेहरू के जो सदस्य थे, मतलब सहयोगी थे, वो थे आपके विट्ठल भाई पटेल और ये वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई भी थे। अगला प्रश्न 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो रफ़ी अहमद किदवई जी को जो है कि वित्त विभाग सौंप दिया गया था यूपी में। आप यहाँ पर देखेंगे 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनाव में यूपी यानी संयुक्त प्रांत के कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई और इस सरकार में प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत और कानून न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू, और जबकि वित्त विभाग रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था। हालांकि आपको बताया जाए कि जो कांग्रेस थी उस समय उसने 6 राज्यों में जो है कि स्वतंत्र सरकार बनाई, अर्थात कि पूर्ण बहुमत में आके सरकार बनाई थी। और फिर 1939 में इन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया था, मंत्रिमंडल छोड़ दिया था। 28 प्रश्न मतलब 21वां कांग्रेस के अध्यक्ष और अधिवेशन की बात करें तो आप देखेंगे कि सरोजनी नायडू ने जो है कि कानपुर में की थी और ये कब की थी? 1925 में। वहीं सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे तो इन्होंने हरिपुरा में की थी। हरिपुरा कहाँ होता है? ये गुजरात में। अगर हम बात करेंगे डॉक्टर M.A. अंसारी और पुरुषोत्तम दास टंडन की, तो इनको हम लोग नीचे व्याख्या में देखेंगे कि हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई और नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन जी के द्वारा, जबकि मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता M.A. अंसारी और कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू जी के द्वारा 1925 में की गई थी। हालांकि जो है कि पहली भारतीय महिला अगर प्रश्न होगा तो सरोजनी नायडू उत्तर हो जाएगा, और अगर पूछा जाएगा कि केवल पहली महिला तो वो हो जाएगा उत्तर आपका एनी बेसेंट। 1917 में भी इन्होंने अध्यक्षता की थी। 22वां प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बना दिया था? तो चार्टर एक्ट 1833 से यह सुधार शुरू हुआ और चार्टर एक्ट 1833 की साधारण धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद, सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। 23 प्रश्न है, प्रथम महायुद्ध के दौरान यानी विश्व युद्ध जब हो रहा था, कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो अफगानिस्तान में। और बरकतुल्ला जी को इन्होंने क्या बनाया था? प्रधानमंत्री बना दिया था और खुद जो है कि राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की 4 दीवारियों से बाहर निकाला? तो आप देखोगे स्वदेशी आंदोलन जब 1905 में हुआ तो यहाँ पर भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। होम रूल आंदोलन जब 1917 में हुआ तो यहाँ पे भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। असहयोग आंदोलन में तो क्या ही कहना, गांधी जी का प्रयास से ये जन आंदोलन में कन्वर्ट हो गया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में भी सरोजनी नायडू के नेतृत्व में धरसड़ा में जो है कि बहुत सारी महिलाओं ने इस आंदोलन में भागीदारी की। वहीं जो है कि मुंबई और बंगाल में बहुत सारी महिलाओं ने शराब और ठेके की दुकानों पर धरने प्रदर्शन दिए। तो चारों ही आंदोलनों में महिलाओं अपने घर से बाहर निकली और आंदोलन में सहयोग किया। तो 1, 2, 3, 4 चारों ही सही हैं। अगला प्रश्न 25,
संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल यहाँ पर सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है। क्यों माना जा रहा है? क्योंकि यह जनसंख्या की बात हो रही है। अगर सबसे बड़ा क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सहारा मरुस्थल हो जाएगा, जो कौन से महाद्वीप में आता है? अफ्रीका महाद्वीप में। लेकिन थार मरुस्थल की बात करेंगे तो ये हमारे इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही क्षेत्रों में होता है। यही एक ऐसा मरुस्थल है जहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या भी निवास करती है। 26 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कोई एक सही सुमेलित है। देखिए, लोनार झील की बात करेंगे तो ये आपके महाराष्ट्र में है, इसलिए ये गलत था क्योंकि एमपी दे रखा है। नक्की झील की बात है, कोलेरू की बात करेंगे तो ये तो आंध्र प्रदेश सही है। और पुलिकट झील की बात करेंगे तो ये आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पे है। वैसे तो जो है कि तमिलनाडु में ही थोड़ा बहुत मान लिया जाता है। और नक्की झील आपके राजस्थान में है। नक्की झील राजस्थान में है। 27 है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? क्योंकि खरीफ फसल एक ऐसी फसल है जो सामान्यतः मई जून में, कब? मई जून में जो है कि बोई जाती है और लगभग अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। तो ये गर्मी के समय की फसल है। और सरसों जो है कि सामान्यतः इस समय नहीं बोई जाती है, क्योंकि इसकी जो खेती होती है वो गेहूं के साथ होती है, और गेहूं की जो खेती होती है वो रबी फसल में होती है। इसीलिए यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। 28 प्रश्न को देखते हैं। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र 2010 में है? तो ये क्वेश्चन हम लोग काट देंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स में हम लोग 2022 का डेटा देखेंगे, न कि 12 साल का पुराना। और इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती हैं? तो अगर हम बात करेंगे तो नर्मदा नदी यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये पश्चिमी घाट की तरफ बहती है। किधर बहती है? पश्चिमी घाट की तरफ। और ये दो जो है कि जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो ऊपर देखिए ये होती है विंध्याचल, फिर यहाँ पे नर्मदा नदी बहती है, और फिर यहाँ पे एक सतपुड़ा होती है। तो ये विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी बहती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। 30 प्रश्न है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है, यह भी सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, यह भी सही है। नागार्जुन सागर गोदावरी पे नहीं है, बल्कि कृष्णा नदी पर है। किस पे? कृष्णा नदी पे। और हीराकुंड महानदी पर उड़ीसा में, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नागार्जुन जो सागर है वो कृष्णा नदी पर है। 31 प्रश्न को देखते हैं। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सागौन के जंगल पाए जाते हैं। 32 प्रश्न को देखते हैं। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल घोषित की जा चुकी है? तो दामोदर जो है कि जैविक मरुस्थल है। लेकिन अगर हम वर्तमान में देखें, सबसे अधिक जो प्रदूषित नदी हो गई है अब वो साबरमती हो गई है। मैं ये 2022-23 के आंकड़े के अनुसार कह रहा हूँ, तो यही उत्तर आपको लगाना है अगर प्रश्न में आता है। तो साबरमती नदी इस समय सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी हो गई है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ किया जाता है? तो बम्बई हाई से किया जाता है। 34 प्रश्न है खनन क्षेत्र और उसके क्षेत्र, जैसे गुरु महिसानी, तलचर, जादूगोड़ा और जावर। तो देखिए, जावर की जो खान है वो राजस्थान में, तलचर की उड़ीसा में है। तो आइए हम इसके विकल्प को देख लेते हैं कि गुरु महिसानी से हमें लौह अयस्क मिलता है, तलचर से हमें कोयला मिलेगा, जादूगोड़ा से हमें यूरेनियम, और जावर से हमें सीसा की खानें मिलती हैं। 35 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो चेन्नई का बंदरगाह एक खुला सागरीय बंदरगाह है। 36 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो अनाईमुड़ी जो है कि जो कि अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला पर है, ये सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी आएगी दोदा बेट्टा। हालांकि महेंद्रगिरी की अगर हम बात करेंगे तो ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी मानी जाएगी। किसकी? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। 37 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये मध्य प्रदेश दे रहा है, लेकिन अब आपको आंकड़ा जो है कि 2022-23 का देखना है कि वर्तमान में कौन सा राज्य सबसे अधिक मैग्नीज का प्रोडक्शन करता है। अब यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कि मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है, तो ये गैम्बिया की दिखाया जा रहा है। और अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों में से सही आरोही क्रम कौन सा है? आरोही का मतलब होता है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अर्जेंटीना सबसे छोटा है ऑप्शन में, फिर भारत है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर ब्राज़ील है। इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 40 प्रश्न पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास के मैदान नहीं है? तो आप देखेंगे कि सवाना जो है कि शीतोष्ण घास के मैदान नहीं है, बल्कि उष्ण कटिबंधीय मैदान है। ठीक है, सवाना उष्ण कटिबंधीय मैदान का उदाहरण है। शीतोष्ण कटिबंध में अगर आप देखेंगे तो जैसे प्रेयरी नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, पंपास साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना के पास पाया जाता है, वेल्ड अफ्रीका में पाया जाता है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में और स्टेपीज यूरोप में पाया जाता है। तो प्रेरीज कहाँ पाया जाता है? नॉर्थ अमेरिका, पंपास साउथ अमेरिका, वेल्ड अफ्रीका महाद्वीप, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, स्टेपीज यूरोप महाद्वीप। तो इस तरीके से आप इसको मिलान कर सकते हैं। 41 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? तो वेनेजुएला में, और आज भी वेनेजुएला में ही सबसे अधिक तेल का भंडार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फुलानी पश्चिमी अफ्रीका, बंतू सहारा में, मसाई पूर्व अफ्रीका, नुबा सूडान में। तो जो बंतू है दोस्तों, ये सहारा में न होके बल्कि पूर्वी और मध्य और दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाती है। ये एक जनजाति है, वहाँ पाई जाती है। 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? तो अरल सागर में दो देश आते हैं, एक तो कजाकिस्तान, एक उज्बेकिस्तान। इन्हीं दोनों देशों की सीमाओं पर अरल सागर स्थित है, केवल इन्हीं दोनों के बीच में। 44 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? हालांकि यहाँ उत्तर में रूस दिखा रहा है 2017 के अकॉर्डिंग, लेकिन आप लोग 2022 का भी एक जो है कि डेटा देख लीजिएगा। 45 प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित जो डेथ वैली है, मृतक घाटी, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये रिफ्ट घाटी का, यानी कि रिफ्ट वैली का ये उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? तो प्राकृतिक पूंजी में देखिए, आप जल को मानेंगे, खनिज मानेंगे, वन मानेंगे, क्योंकि ये सब नेचुरल है। लेकिन सड़कें जो है कि मानव निर्मित होती है, तो सड़कें जो है कि इसमें नहीं शामिल होती, बाकी तीनों चीज़ें शामिल होती हैं। और अगले प्रश्न को देखते हैं, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो ये वन की कटाई के विरुद्ध था, जो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में किया गया था। और ये मुख्य रूप से जो आंदोलन था, ये आपके उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, इको मार्क। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, उन भारतीय उत्पादों के लिए होता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। क्योंकि इको का मतलब क्या होता है? यहाँ पे इकोनॉमिक्स नहीं, इको का मतलब होता है इकोलॉजी, अर्थात कि पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित है। तो जो प्रोडक्ट जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होंगे, पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होंगे, उन्हीं को इसमें रखा जाएगा। 49 प्रश्न है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? तो जल विद्युत। जल विद्युत सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा माना जाता है। 50 की बात करेंगे, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा आपको प्रयोग करना चाहिए उपयोग, ताकि उतनी ही मात्रा में आगे की पीढ़ी के लिए भी उपलब्ध रहे। जैसे यहाँ पढ़ते हैं हम लोग कि धारणीय विकास, विकास की वह धारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जा सकता है। और धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधन के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो धारणीय विकास का जो मुख्य उद्देश्य है, पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग, रक्षा और संरक्षण और उचित प्रबंध करना है। अगर हम बात करेंगे इस टर्म्स की, तो ये 1987 में एक बर्टलैंड रिपोर्ट आई थी। कौन सी रिपोर्ट आई थी? बर्टलैंड रिपोर्ट, जहाँ पे टाइटल रखा गया था आवर कॉमन फ्यूचर। तो आवर कॉमन फ्यूचर नाम की एक रिपोर्ट थी, जिसमें धारणीय विकास की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 51 है, यहाँ पर जो है कि आपको कुछ वायु प्रदूषक दिए गए और उनसे होने वाले प्रभावित अंग की बात की जा रही है, तो हमें यही बताना है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं सीधे। जैसे एस्बेस्टस की बात करेंगे तो एक जहरीला पदार्थ है जिससे फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। शीशे की बात करेंगे तो मानव शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है। वहीं पारे की विषाक्तता उदर संबंधी समस्या यानी कि पेट की समस्या पैदा करती हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड पीड़ित व्यक्ति के रक्त के हीमोग्लोबिन से प्राथमिक रूप से संयोजित होकर ऑक्सीजन अणुओं को प्रतिस्थापित कर देती हैं, जिससे रक्त में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है 50। यहाँ पर आप देखेंगे कि 52, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? तो 21 मार्च 1994 को यह प्रभावी हुआ।
अगर हम बात करते हैं कि समर्थित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNFCCC 21 मार्च 1994 को प्रभावी हुआ। वर्तमान में यह अभिसमय विश्व के 197 देशों द्वारा जो है कि रेटिफाइड हो चुका है और बहुत सारे इसके द्वारा प्रयास भी किए गए हैं। 53 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो आप देखेंगे कि नाइट्रोजन नहीं है, बल्कि हाँ आप यहाँ पे NO2 मतलब N2O कर सकते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड इसमें आ सकती है, ये लिखा भी है। और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के लिए बढ़ाने के लिए हरित ग्रीन गैस हैं। जैसे इसमें आपकी एक और आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी होती हैं, लेकिन नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? तो 0.8 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर प्रदर्शित करता है। वहीं अगले प्रश्न को देखते हैं 55 को, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठे करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया? तो भारत में, यहाँ पर लिखा है भारत में। हालांकि वर्तमान समय वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशनों की संख्या 31 है, जिसमें अल्जीरिया, ब्राज़ील, केन्या में वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित है, जबकि भारत में अभी यह स्थापित नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें एक दिवस की, तो एक दिवस को जो है कि 1 दिसंबर को तो मनाया जाता है एड्स दिवस, यानी इसकी रोकथाम के लिए। और 14 नवंबर को हमारे भारत में बाल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। क्या किया जाता है? बाल दिवस। अब 15 अगस्त को तो आपको पता ही है स्वतंत्रता दिवस, यानी कि आज़ादी का दिवस होता है। अब 5 जून को पर्यावरण दिवस जो प्रश्न पूछा जा रहा है। 57 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र लखनऊ व बेंगलुरु है, ये सही है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून, यह भी सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये कोलकाता में नहीं है बल्कि MP के भोपाल में है। कहाँ पे? भोपाल में। और हिमालयी पर्यावरण एवं विकास गोविंद वल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा में है, यह बात सही है। 58 की बात करेंगे। यहाँ पे कुछ जैवमंडल क्षेत्र हैं और इनकी स्थापना वर्ष हैं। तो आइए हम लोग इसकी व्याख्या में देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फैक्चुअल लेवल का प्रश्न है जो अब तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी पता रहे। नीलगिरी जो है कि 1986 में यह पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, पहला, सबसे पहले। नंदा देवी 1988, सुंदरबन 1989 और कंचनजंगा 2000, ये लगभग क्रम से ही हैं, 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि यानी बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस उपयोग के लिए होती है? तो पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने के लिए, या तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने के लिए, या डी? तो यहाँ पे डी, यानी कि सभी बातें यहाँ पर देखने को मिलती हैं आर्द्र भूमि में, जो आर्द्र भूमि काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। 67 मतलब क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे, 60 को। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? अर्थात कि हॉट स्पॉट की बात हो रही है। तो पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और साथ ही साथ आपका सुंडालैंड, कौन सा आता है? सुंडालैंड। और म्यांमार भारत की सीमा पर जो है कि क्षेत्र है उसको भी शामिल करते, तो टोटल 4 जो है कि जैव हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं हमारे भारत में। 61 प्रश्न की बात करेंगे, तो भूमिगत जल को दूषित करने वाला एक अजैविक प्रदूषक कौन सा है? तो आर्सेनिक। पश्चिम बंगाल में यहाँ पर सबसे पहला मामला देखने को मिला था भारत में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। 62, लाइकेन्स सबसे अच्छे सूचक होते हैं किसके? वायु प्रदूषण के। अगर जैसे जैसे वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा होगा तो लाइकेन्स की मृत्यु होने लगेगी, अर्थात लाइकेन्स देखने ही बंद हो जाएंगे, जो सामान्यतः चट्टानों पे या पेड़ों की छालों या फिर नदियों के किनारे देखने को मिलते हैं। और ये सामान्यतः कवक और शैवाल के सहजीवी होते हैं। 62 प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इसको जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रवस्था में परिवर्तन तथा जैविक तत्वों से अजैविक रूप में पुनर्आगमन के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र भी कहा जाता है। 64 प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह नागपुर में स्थित है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नीरी कह देते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नीरी कहते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ओजोन रिक्तिकारक हैं? इसमें दिए गए कूट को आपको चयन करना है। तो CFC तो सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है, क्योंकि CFC से क्या निकलती है? क्लोरीन निकलती है, और क्लोरीन क्या करती है? ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं O3 को तोड़ देती है। और हेलॉन्स और कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो 1 2 3 ये तीनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे आंसर। अगला प्रश्न है 66, दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? जैसे एक समुदाय ये हो गया, एक समुदाय ये हो गया, तो आपसे जो पूछा जा रहा है वो ये वाला क्षेत्र पूछा जा रहा है। ये इसे हम क्या कहते हैं? तो इसी को हम दोस्तों इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोटोन। तो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 67, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं, यानी कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट भी इसे कहा जाता है। पारिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्यों को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है, पारिस्थितिकी पदछाप कहलाती है। इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा कार्बन उत्सर्जन का भी मापन किया जाता है। 68 प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक होता है? सागरीय प्रदूषण, सागरों की लवणता में वृद्धि, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, और रोगों एवं महामारियों का फैलना। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि यहाँ पर होती है। तो प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि सहित पर्यावरण के दबाव के कारण होता है, जिससे सहजीवी शैवाल का मोचन और प्रवालों की मौत दोनों ही घटित होने लगती है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए। और काजीरंगा असम राज्य के मतलब नवागांव जिले में विस्तारित है, और इसमें एक सींग के गैंडे को ज़्यादातर संरक्षित किया जाता है, इसलिए इसे गैंडा अभयारण्य भी कह दिया जाता है। 17वां प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में पाई जाती है, जो सामान्यतः 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ तक सामान्यतः इनका विस्तार देखने को मिलता है। 71 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र होता है? तो खंभात की खाड़ी से सबसे अधिक हमें टाइडल एनर्जी यानी कि ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। 72 प्रश्न है, मृग मरीचिका का कारण क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये मृग मरीचिका क्या होती है? जब आप सड़कों पे दोपहर में, या यूँ कहें कि गर्मी के समय में, जब आप हाईवे पे या किसी सड़क पे आप यात्रा कर रहे होते हैं अपनी गाड़ी से, तो आपको लगता है कि कुछ दूर पे 100-200 मीटर आगे रोड पर एक पानी पड़ा हुआ है, पानी गिरा हुआ है, लेकिन जब आप वहाँ पे जाते तो देखते हैं कि पानी नहीं होता, बल्कि वो एक सूर्य की चमक होती है। तो उसी को कहा जाता है, और ये अक्सर सभी के साथ हुआ होगा। जैसे देखेंगे कि मृग मरीचिका या मिराज जिसे कहते हैं, एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम है। क्या है? ये भ्रम है जिसमें प्रेक्षक को यानी व्यक्ति को अस्तित्वहीन जलाशय या दूरस्थ वस्तु के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब या अन्य अनेक प्रकार के विरूपण दिखाई देते हैं। वस्तु और प्रेक्षक के बीच की दूरी कम होने पर प्रेक्षक का भ्रम दूर होता है। जैसे जैसे व्यक्ति उसके करीब जाता है तो यह भ्रम दूर हो जाता है। ठीक है। 73 है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंग दैर्घ्य से। जितनी अधिक तरंग दैर्घ्य होगी उतना ही उसके प्रकाश का रंग निर्धारित होगा। तो देख सकते हैं भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य भी भिन्न भिन्न होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जो सामान्यतः 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती, जिनको व्यक्ति नहीं सुन सकता, क्योंकि जो व्यक्ति सुनता है वो सिंपली 20 से लेकर 20,000 तक सुनता है। लेकिन जो 20,000 से ऊपर की होती है, जिनको सामान्यतः व्हेल मछली वगैरह ये लोग सुन पाते हैं, छोटे छोटे जीव, उनको 20,000 से अधिक में रखा जाता है। 75 प्रश्न है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? द्रवण के कारण या वाष्पीकरण के कारण? क्योंकि गर्मियों में हम लोग क्या करते हैं, घड़े में पानी रखते हैं, या बी ऊर्ध्वपातन, या उनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि सेकंड ऑप्शन हो रहा है, यानी वाष्पीकरण। मिट्टी के दीवारों में असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन जो है कि छिद्रों से पानी रिसता रहता है, जिस कारण घड़े की सतह पर हमेशा गीलापन रहता है, और छिद्रों से निकले पानी का वाष्पोत्सर्जन होता रहता है। जिस सतह पर वाष्पोत्सर्जन होता है वह सतह ठंडी हो जाती है, यानी उस सतह का जो तापमान होता है वो गिर जाता है, इसीलिए पानी भी ठंडा होता है। लेज़र एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है क्या? उद्दीप्त विकिरण। क्या किया जाता है? उद्दीप्त विकिरण यहाँ पर उत्पन्न किया जाता है। 77 है,
लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और जब किसी चीज़ की लंबाई बढ़ जाने पे उनकी गति क्या हो जाती है, सुस्त हो जाती है। 78 प्रश्न है, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया था? यह प्रश्न 2014 में भी रिपीट हुआ था। नाभिकीय ऊर्जा के लिए दिया जाता है। 79, जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? सिंपल सी बात है, उसका आयतन बढ़ेगा क्योंकि पानी जो है कि एक जगह इकट्ठा था ठोस बर्फ के रूप में, लेकिन जब वो पिघलने लगी तो उसका आयतन क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि वो जितने एरिया में फैल के जाएगा उसी को जो है कि हम कहेंगे कि आयतन बढ़ गया इसका। अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर। 80 प्रश्न है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी होती है जो कि हमारे ब्लड में पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इनकी संख्या लगातार गिरती चली जाती है। जब 50,000 तक आ जाती तो ये समझिए व्यक्ति डेंजर जोन में आ चुका है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और सामान्य व्यक्ति जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसमें लगभग 3 से 4 लाख जो है कि प्लेटलेट्स होती हैं। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। डीएनए के द्विहेक्सिल हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो वाटसन और क्रिक ने इसको प्रस्तावित किया था। यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक और MHF विल्किंस और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 में डीएनए का कुंडलीदार विन्यास प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार एक सीढ़ी की भांति डीएनए का अणु सीधा नहीं होता है, बल्कि सीढ़ी के दो लंबे डंडे एक अक्ष रेखा पर चारों ओर द्विचक्राकार यानी डबल हेलिक्स मॉडल बना लेते हैं। 82 प्रश्न है, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसकी वजह से ये लोग भोजन बनाने में आसानी होती है और मैग्नीशियम की वजह से ही हरा रंग प्राप्त होता है पत्तों को। 83 प्रश्न है, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया? तो फंक ने विटामिन का आविष्कार किया है। किसका आविष्कार किया है? विटामिन का। अगला प्रश्न, दूध का धवल रंग, धवल मतलब होता है सफ़ेद रंग, कौन सा रंग होता है? सफ़ेद रंग। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। 85 प्रश्न है, प्लेग, एड्स, गंजापन, मलेरिया यह किससे होता है? तो अगर आप देखोगे कि जो गंजापन होता है वो तो फंगस से होता है, मलेरिया की बात करेंगे तो ये प्रोटोजुआ से होता है, जबकि प्लेग की बात करेंगे तो विषाणु से और एड्स की बात करेंगे तो ये जीवाणु से। थोड़ा सा गलत हो रहा है मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि एड्स जो होता है दोस्तों जीवाणु नहीं बल्कि विषाणु से होता है, और प्लेग जो है कि यर्सिनिया पेस्टिस नामक एक जीवाणु से होता है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और आपने देखा होगा एमआरआई जब व्यक्ति कराता है, एमआरआई, तो इसकी फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये पूछा जा रहा है इसकी फुल फॉर्म। 87 प्रश्न है, क्या पूछ रहा है 87 प्रश्न में? वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया था? तो रेंडर पेस्ट था, और आगे चल के फिर खुरपका, मुंहपका भी रोग हुआ, बहुत सारे रोग होते हैं। तो ये 2011 वाला बहुत ही पुराना प्रश्न है जिसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ हमारे यहाँ मिसाइल है तो उसकी स्थिति पूछी जा रही है कि त्रिशूल मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, तो कौन सतह से सतह में है, कौन सतह से वायु पर अटैक करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ आगे भी दो और होंगी तो उसको भी देख लेते हैं। तो फिर हम सीधे सीधे चलते हैं इसमें कि नाग जो है दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर संचालित होने वाली तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल है। त्रिशूल सतह से हवा में मार करती है और पृथ्वी जबकि सतह से सतह पर मार करती है। और पिनाका एक बहु बैरल रॉकेट लॉन्चर है। 89 प्रश्न को देखते हैं, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? तो सीपीयू होता है, क्योंकि यही उसका ब्रेन कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि यही सभी सूचनाओं को लेकर, इंफॉर्मेशन को लेकर प्रोसेस करता है। अगला प्रश्न है आपका सिम। सिम का पूरा स्वरूप क्या होता है? जो आप लोग मोबाइल में सिम यूज करते हैं तो सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है इसका फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है 91, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? तो भारतीय संसद में आपके राष्ट्रपति और दोनों सदन का मतलब हो गया लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों ही लोग शामिल होते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये जो बात कही गई है ये अनुच्छेद 79 के तहत की गई। भारत की संसद राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर बनती है। 92 प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है, जबकि लोकसभा स्पीकर के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है।
और संयुक्त बैठक का प्रावधान आर्टिकल नंबर 108 में है। यहाँ पे देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है और अनुच्छेद 118 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। 93 प्रश्न है, धन विधेयक कहाँ पूरा स्थापित किया जाता है? तो धन विधेयक केवल और केवल सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 109, तो इसमें जो है कि धन विधेयक की प्रक्रिया के बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्रक्रिया के बारे में। जबकि आर्टिकल नंबर 110 में परिभाषा लिखी हुई है कि धन विधेयक किसे कहा जाएगा। अगला प्रश्न है 94, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा है? तो वीवी गिरी जी जो कि भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, ये 69 से 74 तक थे और वो 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। 95 प्रश्न, कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? तो ये वेनेजुला में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 96, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है और 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यानी 155 में तो नियुक्ति होती है और 156 में उसका पद त्याग भी हो सकता है। 97, संसद राज्य सूची के संबंध में कानून बना सकती है। कब बना सकती है? जब यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, वो भी कितने से? 2/3 बहुमत से। अर्थात कि 2/3 बहुमत कौन सा हो गया? ये विशेष बहुमत कहलाता है। कौन सा बहुमत? तो विशेष बहुमत कहलाता है। तो ये हो जाएगा बी आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 249 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त 250 के तहत राष्ट्रीय आपात की स्थिति में और 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर उन राज्यों के लिए अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए। तो आप देखोगे 249 में क्या कर रही है? राज्यसभा दे रही है। 250 में क्या होता है? आपातकाल के दौरान। 252 में 2 या 2 से अधिक राज्य जब समझौता करते हैं या उनसे संसद से अनुग्रह करते हैं, और 253 में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए। 98 प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आर्टिकल 75(3) में यह वर्णित है। 99 प्रश्न है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। इसी तरीके से लोकसभा में भी बिना राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से बजट को प्रस्तुत नहीं किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 207 के तहत अनुच्छेद 199 के भाग ए से एफ तक के प्रावधानों वाला कोई भी धन विधेयक राज्य विधानसभा में बगैर संबंधित राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों ही प्रकार के सदस्य यहाँ पे शामिल होते हैं। 101 प्रश्न है, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है? तो मंत्रिपरिषद या सरकार सामान्यतः लोकसभा में काम करती है, तो इसीलिए ए ऑप्शन हो जाएगा कि लोकसभा के सदस्यों द्वारा अगर अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। 102 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? तो संविधान द्वारा किया गया था और यह आर्टिकल 148 में वर्णित करता है। और इसकी जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। ओके, अगले प्रश्न को आप देखेंगे। 103 प्रश्न नंबर, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। अगर 6 वर्ष उम्र पहले हो जाती है कार्यकाल की तो इस पर रिटायरमेंट हो जाएगा। अदरवाइज अगर 65 वर्ष की उम्र पहले हो जाती है तो इस पर रिटायरमेंट हो जाएगा। 104 प्रश्न संख्या,
निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर जो है कि भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 10 मूल कर्तव्यों को मूल रूप से शामिल किया गया था। फिर उसके बाद 86 अमेंडमेंट जो 86वां संविधान संशोधन हुआ, इसके द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया, जिससे हो गए टोटल 11 मूल कर्तव्य। और बात करते हैं मूल कर्तव्यों की, तो ये रूस के संविधान से प्रेरित हैं। कहाँ के संविधान से? रूस के संविधान से। और अगला प्रश्न है 105, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? तो ये राष्ट्रपति को है, और इसके लिए आर्टिकल नंबर 143 का प्रयोग किया जाता है। 106 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? राज्य निर्वाचन आयोग है, सही है। राज्य वित्त आयोग, यह भी सही है। जिला पंचायत, यह भी सही है। और राज्य निर्वाचन आयोग अधिकारी जो होते हैं, यह भी सही होते हैं। तो यहाँ पर जो है कि बी हो जाएगा 1, 2, 3, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी होते हैं वो संवैधानिक नहीं होते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि राज्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य निर्वाचन आयोग 243 के तहत होते हैं, राज्य वित्त आयोग 243 के तहत, जबकि जिला पंचायत जो होती 243 के तहत एक संवैधानिक प्राधिकरण है। 107 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? तो एनडीसी करती है। कौन करती है? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और इसका जो गठन था वो 1952 में था। और इसकी जगह पे, योजना आयोग की जगह पे अब 2015 में 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में मोदी जी हैं। और इसका जो एक उपाध्यक्ष होता है जिसका चयन प्रधानमंत्री खुद करते हैं, तो ये वर्तमान में सुमन बेरी जी हैं। कौन है? सुमन बेरी। 108 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो ये आपके लिए बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया था। हालांकि जो है कि उद्देशिका के लिए पहले ही कह दिया गया था केशवानंद केस में, केशवानंद भारती का जो केस था 1973, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं दिया है, बल्कि बम्बई बात दिया है जो 1994 में ये केस था। तो इसी के अंतर्गत हम इसे सही मानेंगे। 109 प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था? तो सबसे पहले नागौर जिले में जो है कि 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी के द्वारा किया गया था, नागौर राजस्थान में। 110 प्रश्न, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5 न्यायाधीश जब बैठेंगे तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? संवैधानिक पीठ। क्या कहते हैं हम लोग इसे? संवैधानिक पीठ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के दौरान यह स्टेटमेंट दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 112, और यहाँ से अर्थव्यवस्था शुरू हो जाता है। तो किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम लाया गया था? तो 2008 में लाया गया था इसको। अगला प्रश्न है, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का कितना प्रतिशत आंकलित किया था? तो 37.2% बताया था, लेकिन वर्तमान में आपको अलग आंकड़ा मिलेगा, तो आप इसे भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य द्वारा किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना शुरू की गई थी? तो ये हिमाचल प्रदेश की है। अगला प्रश्न है, भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? तो ग्रामीण बैंकों से संबंधित है स्वाभिमान योजना, जिसे 2011 में शुरू किया गया था वित्तीय समावेशन के लिए। तो आप देखिएगा कि वित्तीय समावेशन के लिए वर्तमान में कौन सी योजना शुरू की गई हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी जनधन योजना, जो कि 2014 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो सर्विस सेक्टर से, और आज भी लगभग 53% जो है कि जीडीपी का हिस्सा 53% सर्विस सेक्टर से ही प्राप्त होता है। 117 प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? तो थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य का मतलब हो गया WPI। वैसे तो यहाँ पे CPI भी होती है, लेकिन WPI के द्वारा ज़्यादा मुद्रास्फीति को काउंट किया जाता है। अगला प्रश्न 118 है, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो विदेशी विनिमय होता है, यानी कि फॉरेक्स जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम? फॉरेक्स, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जो होते हैं, यानी कि जो डॉलर वगैरह होती है अदर स्टेट की कंट्री मतलब करेंसी, इस पर नियंत्रण RBI का होता है। 119 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया था? तो भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया था। 1952 में भारत ने विश्व का पहला राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अनुरूप स्तर पर जनसंख्या को स्थिर करने के लिए जन्म दरों को कम करने हेतु आवश्यक सीमा तक परिवार नियोजन पर जोर दिया। 120 प्रश्न, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो विजय केलकर जी थे। और 14वें की बात करेंगे अगर हम, तो इसके कौन हो जाएंगे? वाई वी रेड्डी साहब। और अगर 15वें की बात करेंगे तो ये NK सिंह है। कौन है ये? NK सिंह। और C रंगराजन साहब 12वें वित्त आयोग थे। कौन थे? 12वें वित्त आयोग। और अगर पहले वित्त आयोग की बात करेंगे तो KC नियोगी साहब थे। तो ये आपको याद रख लेना है और इसको बल्कि नोट डाउन भी कर लीजिए, क्योंकि ये कई बार मैचिंग करने के लिए भी आ जाता है प्रश्न। अगला प्रश्न 121वां प्रश्न है, क्या कहता है यहाँ पे? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 17 के लिए थी, उसमें प्रस्तावित परिकल्पना पत्र में विकास का निर्दिष्ट जो लक्ष्य रखा गया था वो 9% का रखा गया था। और यही आखिरी आपकी पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि इसके बाद 2015 से नीति आयोग ने अपना स्थान ले लिया। और अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत की जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो भाई जाहिर सी बात है, सबसे अधिक जनसंख्या आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, और उसके बाद दूसरा स्थान आता है आपका महाराष्ट्र का, और तीसरा स्थान आता है आपका बिहार का। तो तीनों जो है कि मैंने आपको राज्य बता दिए हैं। और अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार या जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में रहता है? तो लगभग 17.5% भाग जो है कि भारत में निवास करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो जो शिशु लिंगानुपात है वो छत्तीसगढ़ में जो है कि सर्वाधिक है। और कितना है यहाँ पर ये देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर नोटिस करिएगा कि शिशु लिंगानुपात छत्तीसगढ़ में 964 है, जबकि यूपी में आपका 899 है। और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में होता है 830। यहाँ पे शिशु लिंगानुपात और वयस्क लिंगानुपात दोनों ही सबसे कम है। अगला प्रश्न है 125, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व तो सबसे कम है? तो आप देखेंगे यहाँ पर तो ऑप्शन जो दे रहा है उसके हिसाब से तो अंडमान निकोबार हो गया। यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व 46 है। वैसे जब जनगणना हुई थी तो अगर हम राज्यों की बात करेंगे, ये तो खैर बात सही है कि यहाँ पूछा जा रहा है केंद्र शासित प्रदेश, तो अंडमान निकोबार सही हो गया, 46 के साथ है न्यूनतम स्तर पर। लेकिन अगर राज्यों की बात करेंगे तो उसमें आपका आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर 17 लोग हैं। कितने? 1 किलोमीटर स्क्वायर में 17 लोग केवल रहते हैं। अब राज्य विशेष देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कुल कितनी है? तो इन्हें तो संवैधानिक तौर पे जो है कि कुल स्थानों का 1/3 जो है कि दिया गया है। 1/3 जो है कि यहाँ पर दे दिया गया है स्थान। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2012 में कितनी महिलाएं जो है कि निर्वाचित हुई थी? तो यहाँ 35 दे रहा है, लेकिन आपको पढ़ना है 2022 में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी। तो आई थिंक 47 महिलाएं जो है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित हुई हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है? तो प्रतापगढ़। वहीं के प्रतापगढ़ के आंवले फेमस हैं, और आंवले का मुरब्बा, ये सारी चीज़ें वहाँ की बहुत ही फेमस हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये थोड़े से करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, जो कि उस समय के हैं 2011-12 के, जो सामान्यतः हमें नहीं पढ़ने, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बस देख लेते हैं जो हमारे काम के लिए, क्योंकि हम लोग लेटेस्ट प्रश्न को पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन है? तो विधेयक की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश,
उत्तराखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे, ये भी उसी समय का प्रश्न है। 2012 में दिल्ली फरवरी, ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। कमला प्रसाद विशेषर प्रधानमंत्री थे त्रिनाथ टोबैगो के, लेकिन अब कोई बदल गए होंगे तो इसलिए इन सबको याद रखने की जरूरत नहीं। इब्सा 2011 कहाँ संपन्न हुआ, लेकिन आपको 2022 याद रखना है कि इस समय कहाँ पे हो रहा है। 17वां दक्षेस 2011। तो अब दक्षेस की उपयोगिता बहुत नहीं रह गई है, अगर फिर भी पढ़ना हो तो देख लीजिएगा कि सार्क इस बार 2022 में कहाँ हुआ। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति सद्भावना पुरस्कार 2022 में किसे मिला। 2014 का फीफा विश्व कप कोई ज़रूरत नहीं है। 2022 का जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जो कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से बदल दिया गया है। तो अब इसका नाम जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जगह क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, जिन्हें हॉकी का पिता भी कहा जाता है एक तरीके से, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। और ये आपको 2022 का किसे मिला है, यह कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 63वें गणतंत्र दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि कौन थे। तो आप लोग 63वें को मत याद रखिए, अब ये देखिए कि 2023 का जो गणतंत्र दिवस हुआ है उसमें जो है कि कौन विशिष्ट अतिथि था, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। 2022 में दक्षिण एशिया साहित्य का दूसरा डीएससी पुरस्कार, तो इसको भी छोड़ दीजिए। फिर 2011 का मरियानो राजो कहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो इसको भी छोड़ दीजिएगा। और इस तरीके से और फिर यहाँ पर जो है कि क्रिकेट श्रृंखला ये ऑस्ट्रेलिया 59। फिर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात हो रही है तो इसको छोड़ दीजिएगा। अब आप लोग जो इस समय चल रहा है वर्तमान में 2022-23 का, इसको देख लीजिएगा। 2022 के पद्म विभूषण जो जिसको जिसको मिले हैं तो ये आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शायद विविध में एक दो प्रश्न मिल जाए, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इस प्रश्न को। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है। तो दृष्टि विकलांग हेतु जो है कि जो दृष्टि रूप से दृष्टिबाधित होते हैं उनके लिए देहरादून में यह स्थापित है संस्था। अब यहाँ पे कुछ मिलान है, इनको देख लीजिएगा। राष्ट्रीय दृष्टि संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता, और अली यावरगंज राष्ट्रीय मूक बधिर संस्थान मुंबई, और राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में स्थित है। 49 प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा लखनऊ बॉय शीर्षक से लिखी थी। तो विनोद मेहता ने लिखी थी। किसने, विनोद मेहता ने। और अगला और इस सीरीज़ का आखिरी प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, जो 2011 के अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता है जो संबंधित खेल हैं, तो ये आपको बताना है। अदरवाइज जो है कि वैसे तो 2022-23 में मिले होंगे पुरस्कार, उसे आपको खासकर याद रखना है। तो ये थे दोस्तों आपके जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स जो प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज़ हम लोगों ने शुरू की थी, जिसमें हम लोगों ने सामान्यतः जो पेपर किए वो 2012 से लेकर 2022 तक के पूरे पेपर को कवर किया गया इसमें बहुत बेहतर तरीके से। तो टोटल ये जो 11 वर्षों के पेपर थे, इन पे जो व्याख्या थी, इससे हमने समेत बहुत सारे प्रश्नों को सीखा कि कौन कौन से नए प्रश्न बन सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को, और इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर जो है कि प्रॉपर दे दी जा रही है समय समय पे। तो यहाँ पे आप लिंक इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, ताकि वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।